हेलो बच्चों, कैसे हो। इस चैप्टर का कुछ पोर्शन बच गया था, उस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। विद्युत पढ़ाना है शायद, है ना आपको। विद्युत, हाँ विद्युत। ये आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। उपभोग का विकास का सूचकांक ये है, मतलब कि आज बिजली के विद्युत के बिना विद्युत है ना, वो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। जैसे बोलते हैं आम आदमी की कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकता है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बोलते हैं मूलभूत आवश्यकता। तो इसमें बोला कि वो अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना है कि इंडेक्स के अंदर जो व्यक्ति के इंडेक्स है बेटा, जिसमें व्यक्ति का पूरा दिनचर्या मापा जाता है, व्यक्ति का जीवनचर्या मापा जाता है, व्यक्ति कितना उपभोग करता है, क्या चीज़ क्या नहीं, जो कंपलसरी व्यक्ति के लिए, उसके अंदर भी इस विद्युत को शामिल करो। ये किताब बोल रही है। जैसे एक आम आदमी की है ना, आपको पता है, जैसे एक आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, तो पहला है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब शिक्षा भी मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, रोटी भी मिलनी चाहिए, कपड़ा भी मिलना चाहिए, मकान भी मिलना चाहिए। ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है वो गरीब माना जाता है। ठीक है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक प्रवाहित जल से, हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न, मतलब ऊपर से पानी आ रहा है, उसके नीचे टरबाइन लगा दो, टरबाइन साथ साथ घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा। ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा, अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाए। जैसे बेटा देखो, कोई पानी है, पानी के नीचे गर्म करोगे, पानी गर्म तो भाप के रूप में ऊपर जाएगा, भाप के रूप में ऊपर जाएंगे, उससे बिजली उत्पन्न होती है। वो भाप जाएगी ऊपर, ऊपर टरबाइन लगा तो उस भाप के जरिए वो क्या है, घूमता रहेगा टरबाइन, तो टरबाइन से बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है। जैसे विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जाए। प्रवाही जल से, जिसे हाइड्रो टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो टरबाइन। अंडरलाइन करो इस लाइन को, हाइड्रो टरबाइन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे, ईंधन के रूप में कौन कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। इन तीनों को अंडरलाइन कर दो। क्या करना है, इन तीनों को अंडरलाइन करना है। ठीक है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी होती हैं। ठीक है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाए, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाए। जैसे बेटा नदी तक पानी है, वो ऐसे नीचे गिर रहा है। ठीक है। ऊपर पहाड़ से नीचे गिर रहा है, उसके नीचे टरबाइन लगा दिया। टरबाइन लगाएंगे ना, टरबाइन क्या है, टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बिजली उत्पन्न करेगा। जैसे ऐसी बिजली उत्पन्न करने के लिए अपन यहाँ बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं स्टार्ट की गई। कौन कौन सी हैं, तो भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत उत्पन्न करती हैं। इसको अंडरलाइन करो, क्वेश्चन आएगा भारत में वे कौन कौन सी परियोजनाएं जो विद्युत उत्पन्न करती है, विद्युत उत्पन्न करती हैं। वो है भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपिलिया हाइडल परियोजना। ये ऐसी परियोजनाएं जो विद्युत का उत्पादन करती हैं। किसका उत्पादन करती हैं, बिजली का उत्पादन करती हैं। समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। ठीक है। फिर ताप विद्युत, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत, ये तो है मेरा जल विद्युत, जो जल से उत्पन्न की जाती है जल। अब ताप विद्युत, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर विद्युत। अनवीकरण मतलब एक बार फिनिश होने के बाद वापस बनाया नहीं जा सकती है, पुनः पूरित नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ताप विद्युत। जैसे कोयला फिनिश होने के बाद वापस बनाओ, कोयला फिनिश होने के बाद राख मिलती है, पेट्रोलियम उड़ जाता है, प्राकृतिक गैस भी उड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभावित कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। बेटा देखो, ये गैर परंपरागत साधन कौन से, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये परंपरागत। अब गैर परंपरागत साधन है जिन्हें पुनः पूरित अपन कर सकते हैं, जिन्हें फिनिश होने का कोई डर नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजल वाला। ठीक है। इसको अंडरलाइन करो। अतः नवीकरणीय योग्य संसाधन जैसे, इसको अंडरलाइन करो बेटा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं।
भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में धूप भी खूब होती है, जल भी खूब है समुद्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जीव भार साधनों में समृद्ध हैं। भारत में नवीकरणीय योग्य संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, ठीक है। ये तो है ऊर्जा के परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इनका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा, यूरेनियम और थोरियम कहाँ बचा, झारखंड और राजस्थान के अंदर, ठीक है, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब वो बोलेंगे केरल में कौन सी रेत पाई जाती है, जहाँ उसमें थोरियम पाया जाता है, तो मोनाजाइट रेत है, उसके अंदर थोरियम पाया जाता है। कौन सा, मोनाजाइट रेत में, ठीक है। अब आया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सी बेटा, सौर पैनल देखते हो ना घरों के ऊपर लगे हुए, वही। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंध मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाला, ठीक है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके। अब आज भी देखो पॉल्यूशन के रूप में ग्रामीण घर में जो गोबर के उपले होते हैं वो जलाए जाते हैं, उनसे खाना बनाया जाता है, पता है ना। अब शहर के अंदर तो नहीं है लेकिन गाँव के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। देखो फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति देगा। ये देखो ये क्या है, लूण करंट के अंदर है सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण स्थल है। मतलब दूध को सेच कर दूध की जांच करने वाली वो मशीन जो सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। अब आइए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, वो सौर ऊर्जा तो किससे चलती बेटा, सूर्य के प्रकाश से। अब पवन ऊर्जा जो हवा चलती है, हवाई से टरबाइन चलता है, टरबाइन से वापस बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी पेटी कौन से है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल तथा जैसलमेर में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ये देखो पवन चक्की दिख रही है नागरकोइल की, ठीक है। अब आइए बायोगैस। कौन सी गैस, बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं। कौन सा, गोबर गैस। गोबर को सड़ा गला कर उसमें वायु डाल के इस गैस से मिथेन गैस वायरल होती है, मिथेन गैस बनती है, मिथेन गैस निकलती है। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट का मतलब जो सड़ा गला है, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। इस पूरी लाइन को, तीनों यानी 2.5 लाइन इसको अंडरलाइन करो और इस लाइन को याद करो 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। मेरा वीडियो पॉज कर दो, 5 मिनट में याद करो, फिर वापस जैसे याद हो जाए इस वीडियो को स्टार्ट कर देना। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती हैं। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। मतलब तीनों स्तर पर लगाए जाते हैं, नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने, इसको अंडरलाइन करो, गोबर गैस प्लांट। मैंने बोला था गोबर गैस बोलते हैं, बायोगैस को क्या बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। मतलब एक तो ऊर्जा मिलती है अपन को, एनर्जी क्रिएट होती है, दूसरा इसका गोबर होता है ना वो खेतों में डाल देते हैं ना, किसानों के लिए बहुत फायदे होता है, फसल अच्छी होती है, ठीक है। एक ऊर्जा में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। तो ये अंडरलाइन करो, ये दोनों प्रयोग याद करो, ठीक है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष हैं। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उर्वरक मतलब जो खाद बीज होता है उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाता है। उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। ये देख लो बायोगैस संयंत्र कैसे लगता है, बड़े बड़े ईंट के भट्टे दिख रहे हैं, इसके गोबर डाल दिया, कूड़ा कचरा डाल दिया, इनको सड़ाएंगे, गड़ाएंगे। फिर अब आई बेटा ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंग। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब समुद्र की जो लहर होती है ना बेटा, समुद्र की लहर ऊपर जाती है फिर वापस आती है, ऊपर जाती है, ऊपर गई, टरबाइन नीचे लगा दिया हमने, धार पवन का वेग है, धारा होती टरबाइन, धारा के नीचे लगा दिया टरबाइन, पानी ऊपर गया,
ठीक है, धारा ऐसे पानी लहरदार होता है, ऐसे 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 लहरदार चलता है। उस लहरदार की वजह से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है सकड़ी खाली के, मतलब ये कहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है जहाँ छोटी छोटी खाइयाँ होती समुद्र के किनारे, इधर भी पहाड़ बीच में पानी घुसा हो तो वहाँ ऐसा होता है। ठीक है, संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च द्वार में संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर द्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बढ़ाया जाता है। इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, सुंदरवन वन में, गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। मतलब खाड़ी के अंदर, जैसे समुद्र के किनारे, बेटा समुद्र ऐसा तो है नहीं किनारे एकदम बिल्कुल एक दीवार की तरह है, नहीं, किधर से अंदर धरती अंदर भारत के अंदर घुसा हुआ, कहीं से बाहर निकला हुआ। तो जैसे ही वो समुद्र का पानी अंदर गया, बीच में बांध बना लिया, रोक दिया पानी, फिर वहाँ रोक के टरबाइन लगा दिया। अब वो वापस ढलान से वापस नीचे उतरेगा तब वो टरबाइन घूमेगा तब बिजली उत्पन्न होगी। अब आइए भूतापी ऊर्जा का मतलब जानते हो, ज्वालामुखी देखी कभी आपने? ज्वालामुखी जैसा ही होता है। ये क्या, धरती के अंदर से गर्म पानी के फुहारे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फुहारे निकलते हैं, गर्म पानी के फुहारे निकलते हैं। पृथ्वी के, देखो मैं पढ़ाता हूँ आपको सामने, पहले पर रीडिंग करते हैं फिर मैं समझाता हूँ। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तप्त होती जाती है। तप्त मतलब गर्म होती जाती हैं। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती, प्रवणता मतलब गर्म ज़्यादा होती हैं, वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान बढ़ाया पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। ये इतना तप्त हो जाता है, मतलब इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब ज़मीन के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस गर्मी की वजह से वहाँ से कहीं से वो गर्मी बाहर निकलती है तो फुहारे के रूप में निकलती हैं, गर्म भाप के रूप में निकलती हैं। तो उस गर्म भाप, जहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया बेटा, वहाँ गर्म भाप की फुहारे निकलते हैं। तो उसके ऊपर टरबाइन लगा दिया और टरबाइन निकलता ना, टरबाइन को थोड़ी सी हवा चाहिए घूमने के लिए, चाहिए ना, तो नीचे से भाप के ऊपर लगा, जैसे ही भाप ज़्यादा प्रेशर ठोके टरबाइन घूमता है, बिजली उत्पन्न हुई। समझ में आ रहा है ना क्या? हाँ, ठीक है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के सच में मतलब वो फुहारे हैं, ठीक है, जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाए। भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित। दोनों को अंडरलाइन करो, दोनों कहाँ पर है ये भी अंडरलाइन करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, मतलब इन सबको बचाना कैसे है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक सेक्टर, कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, परिवहन है, वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। मतलब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण है। तो 1 2 3 और ऊपर वाली ये आधी लाइन, ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है, यहाँ तक आपको याद करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजना को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति यानी उन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों को प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है बेटा, ये आगे क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता है, चट्टानों के अपकरण से बना है? अब बताओ मुझे क्या इसका आंसर है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है आंसर? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर है बेटा आपको खुद को करने हैं। आप जब तक इन्हें क्वेश्चन आंसर कहीं से पीछे से मत देखो, इस किताब के अंदर से वापस ढूंढो कहाँ से मैंने पढ़ाया है। देखो, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है बेटा, ये तो अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है, फिर लिखा हुआ है
किस चट्टान में संस्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, ये भी मैंने पढ़ा है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। तो ठीक है, ये सब आपको करना। लो और अलू खनिज कौन कौन से होते हैं, परंपरागत गैर परंपरागत कौन सा कोयला हो गया, गैर परंपरागत संसाधन कौन से, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। खनिज क्या है, अग्नितक यंत्रचट्टम खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये भी बनाए। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, वो नीचे दिए मैंने 2.5-3 लाइनें याद करें, वो थी। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, कोयले की कितनी पेटी, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, इसका भी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ आंसर की, ठीक है। बाकी आपको खुद को सारे आंसर करना है, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसका आंसर मैंने वीडियो के अंदर ही मैं बना देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके, जैसे मैंने इस वीडियो को ऐसे कर दिया, पॉज कर दिया, आंसर। मैथ्स पढ़ने से बच्चों को डर लगता है। ये बेटा बीच में ऐड आ गया है, 1 मिनट वेट, ठीक है। ये देखो, अब इसका आंसर साथ में देखिए, क्वेश्चन है, इन सब का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, बीच में दिख रहा है, ठीक है। और लो और अलो खनिज की 30 शब्दों में आंसर ये देखो, ये आ गया। दूसरा क्या है, परंपरा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये देखो इसका आंसर आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर, ये मैंने कॉलम ले लिया मेरा फ़ोटो, ठीक है। अब देखो इसका आंसर मैंने इसी के अंदर से, अब बीच में वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। लो खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है लो खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, एसक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। जिन खनिज में लोहे का अंश नहीं होता, बहुत कम होता है, वह अलो खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी। परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, ठीक है। नेक्स्ट, खनिज क्या है, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सेलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों का अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर है, ठोस, नरम, ठीक है। अग्नियों का यंत्रचट्टान निर्माण कैसे होता है, ये लो। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये लो, ठीक है। ये यहाँ तक तो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये लो, सेंड किया। आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हो। भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, ये लो, कोयले का वितरण वर्णन हो गया। बाद में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, ये देखो। बस यहाँ तक आंसर है, ठीक है। अब यही क्लास को फिनिश करते हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। बेटा सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दो।